दिन अधिकारियों को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है और फिर उसने शक्ति में कटौती की थी। लेकिन बैरम खान ने बहुत ज़्यादा पावर ले ली थी वकील के पद पर ही, क्योंकि बैरम खान वकील होने के साथ साथ अकबर का निजी गुरु यानी अतालिक भी था। तो परिणाम उसने जब बहुत ज़्यादा शक्ति ले ली तो उसके बाद अकबर ने व्यावहारिक रूप में वकील के पद को शक्ति विहीन बना दिया, उसे केवल एक सम्मानजनक पद बना दिया जो महत्वपूर्ण अमीरों को दिया जाता था, और एक लंबे समय तक इस पद को खाली भी छोड़ दिया जाता था। जैसे आप देखोगे अकबर के समय मुनीम खान बहुत समय तक इस पद पर रहा था, फिर बहुत समय तक ये पद को खाली छोड़ दिया गया था। तो इस तरह से देखो पद का कोई विशेष नहीं रह गया, और इसकी शक्ति छीन कर दे दी गई दीवाने आला अथवा दीवाने कुल के विभाग को। तो दीवाने आला अथवा कुल का विभाग राजस्व विभाग का प्रधान होता था। उसका काम होता था राजस्व का निर्धारण, राजस्व की वसूली तथा आय व्यय का ब्यौरा रखना। उसकी सहायता के लिए लगभग बहुत अधीनस्थ अधिकारी या दीवान भी रखे जाते थे। अब देखो इस विभाग पर अकबर की निगाह यह थी कि यह भी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो उस पर रोक और संतुलन बनाने रखने के लिए दो काम किया गया। एक तो इसमें ध्यान रखा गया कि दीवान के पद पर कोई बहुत सम्मानजनक अमीर ना जाकर साधारण कुल का अमीर जाए, जिस पर एक प्रकार का दबदबा बना रहे बादशाह का कि वो अपने आप को बहुत सम्मानजनक समझने का प्रयास ना करे। और दूसरा कि कई बार इस दीवान के विभाग में एक साथ अनेक दीवानों की नियुक्ति कर दी जाती थी ताकि एक दूसरे पर रोक और संतुलन बना रहे। तीसरा आता था मीर बख्शी का विभाग। ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि मुगल काल में अमीरों का वास्तविक नेता मीर बख्शी होता था, न कि वजीर। अब मीर बख्शी के बहुत सारे काम थे। एक तो पहले तुम देखो कि सैन्य विभाग का प्रधान था। तो आपने जो सल्तनत काल में देखा था कि एक विभाग हुआ था दीवाने आरिज, तो आपको देखने पर लगेगा कि मीर बख्शी का विभाग उसका समकक्ष है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी। मीर बख्शी का विभाग महज उसका समकक्ष विभाग नहीं था, क्योंकि जो मीर बख्शी था, अब उस समय मुगल काल में मनसबदारी पद्धति लागू हो गई। तो मनसबदारी पद्धति लागू होने का मतलब है, मनसबदारी में पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब जितने भी मतलब मनसबदार थे उनके दोनों पद दिए जाते थे। उनका सिविल पद भी होता था और सैनिक पद भी होता था, इसलिए उनको जात और सवार रैंक से विभूषित करते थे। तो सवार रैंक मिलने से अब उनको सैनिक दायित्व भी हो गया। तो अब सैनिक दायित्व हो गया, इसका मतलब है कि उस सब मीर बख्शी के निरीक्षण में चले गए, और मीर बख्शी के माध्यम से उन सारे अमीरों को तनख्वाह मिलता था, मनसबदारों को। तो मीर बख्शी बन गया साम्राज्य का सबसे बड़ा भुगतान अधिकारी। तो मीर बख्शी काफी पावरफुल हो गए। और इसके अलावा जैसे आप देखो उस मुख्य सेनापति तो नहीं होता था, लेकिन मनसबदारों का निरीक्षण, मनसबदारों की नियुक्ति की अनुशंसा करना, फिर उसको तनख्वाह की अनुशंसा करना दीवान के विभाग में। फिर आप देखोगे उसके बाद जैसे मनसबदारों के द्वारा जो सैनिकों का रख रखाव घुड़सवारों का किया जाता था उसका निरीक्षण करना। इतना ही नहीं, वो राजमहल का रक्षक भी होता था। दरबार में अमीरों के जो स्थान निर्धारण है वह काम भी मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। कोई बाह्य अधिकारी अगर बादशाह से मिलने आया तो उसको बादशाह के सामने सुपुर्द करना मीर बख्शी का काम था। कोई विदेशी डिग्निटरी मिलने आया तो बादशाह के सम्मुख उपस्थित करना मीर बख्शी का काम था। वो बादशाह के साथ शिकार पर भी साथ जाता था, बड़ा प्रभावशाली अधिकारी था। अब वहां पर उनको रोक और संतुलन के लिए यह किया गया कि मीर मनसबदारों की नियुक्ति मीर बख्शी के हाथों में नहीं दी गई, वो केवल अनुशंसा करता था, और फिर बादशाह व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू लेकर, साक्षात्कार लेकर, तब वह बादशाह मनसबदारों की नियुक्ति करता था। ये काम मीर बख्शी को नहीं दिया था। और फिर मीर बख्शी जब एक बार मनसबदार की नियुक्ति हो जाती तो मीर बख्शी उसे तनख्वाह के लिए मतलब तनख्वाह की दरख्वास्त करता था। वो तनख्वाह निर्धारण करके उसका दरख्वास्त करता है। जैसे मीर बख्शी का पद हो गया तो ये मनसबदार का पद हो गया तो मनसबदार के जात और सवार रैंक के अनुसार तनख्वाह का निर्धारण करके उस तनख्वाह के आवंटन की अनुशंसा करता था। लेकिन तनख्वाह आता था उसका दीवान के विभाग से, क्योंकि लगता था कहीं मीर बख्शी को अगर वो अधिकार मिल जाए तो कहीं वो फंड का गमन न कर जाए कि ज्यादा तनख्वाह दिखा के कम दे। फिर नेक्स्ट वन आया खाने समांग। तो इस तरह का खाने समांग आप देख चुके हैं कि विभाग सल्तनत काल में हुआ करता था। जिस विभाग को क्या कहते थे सल्तनत काल में, खाने समांग जैसे विभाग मुगल काल में है। राजकीय कारखाना का अधिकारी सल्तनत काल में कौन था? कौन? वकीले दर। तो वकीले दर के पद का समानांतर ही पद था, लेकिन वकीले दर से इसको ज्यादा शक्ति थी। मैंने क्या वकीले दर ही था ना? तो क्यों दोनों कुछ आपस में चर्चा शुरू हो गई क्या? हाँ।
तो वकील दर का जो पद होता था, वकील दर का पद उसी से इक्विवेलेंट पद था। लेकिन बताया गया कि खाने समांग का पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि खाने समांग की पहुंच सीधे पैलेस में होती थी। जैसे किसी राजा बादशाह के किसी खास व्यक्ति को पद मिलता था, जैसे जहांगीर के समय यह पद मिला हुआ था पहले आसफ खान को, जो उसका साला था। तो इस प्रकार से इसको बहुत महत्वपूर्ण पद थे। आगे चलकर इसने मीर बख्शी के पद को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन खाने समांग पर भी रोक और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रावधान यह था कि खाने समांग सभी प्रकार की राजकीय जरूरत को पूरा करने के लिए उत्तरदायी था, और वह राजकीय कारखाना उसके अधीन था, और सभी प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति पैलेस में करना खाने समांग का काम होता था। क्योंकि एक बहुत बड़ा फंड खर्च करता था, तो इसलिए उस पर निगरानी रखनी भी आवश्यक होती थी। और फिर प्रत्येक वर्ष खाने समांग को बादशाह के समक्ष उसको अपने खर्च का ब्यौरा देना पड़ता था। वो जो ब्यौरा वो रखता था, उस ब्यौरा के परीक्षण के लिए बादशाह उसे सीधा भेज देता था दीवान के विभाग में। दीवान का विभाग इसका निरीक्षण करता था, उसके रिपोर्ट का। तो ये था प्रॉपर रोक और संतुलन। आर गेट दिस पॉइंट, जो कि सतरत काल में नहीं था। देखा ना, नहीं देखिए, उस पर निगरानी रखनी भी आवश्यक होती थी। और फिर प्रत्येक वर्ष खाने समांग को बादशाह के समक्ष उसको अपने खर्च का ब्यौरा देना पड़ता था। वो जो ब्यौरा वो रखता था, उस ब्यौरा के परीक्षण के लिए बादशाह उसे सीधा भेज देता था दीवान के विभाग में। दीवान का विभाग इसका निरीक्षण करता था, उसके रिपोर्ट का। तो ये था प्रॉपर रोक और संतुलन। आर गेट दिस पॉइंट, जो कि सतरत काल में नहीं था। देखा ना, नहीं देखिए,